कल्पना कीजिए, मतलब आपको एक 15,000 शब्दों की ब्लॉकबस्टर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखनी है, लेकिन एक छोटी सी समस्या है कि आपको लिखना ही नहीं आता। हाँ, क्योंकि असल में उस भाषा के लिए अभी तक वर्णमाला का आविष्कार ही नहीं हुआ था। बिल्कुल। फिर भी आप एक ऐसी कहानी रचते हैं जो हजारों साल तक पूरी दुनिया को प्रभावित करती है, और पश्चिमी साहित्य के सबसे बड़े रचयिता ने बिल्कुल यही कारनामा किया था। सही कहा। और आज हम इसी प्राचीन साहित्य और दर्शन की गहराई में जाने वाले हैं। हाँ, तो आज की इस गहन चर्चा में श्रोताओं के लिए जानना बहुत दिलचस्प होगा। इसे ऐसे समझते हैं कि साहित्य एक बहुत बड़ा घर है। होमर ने इस घर की नींव रखी और यूनानी नाटककारों ने दीवारें खड़ी की। और फिर सुकरात आए और उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि भाई हमें इस घर की जरूरत ही क्यों है। अरे हाँ, और अंत में रोमनों ने आकर उस पर अपना कब्जा जमा लिया और उसे अपने साम्राज्य के लिए शानदार तरीके से सजाया। ये एक बहुत ही सटीक रूपक है, और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ कुछ पुरानी किताबों के पन्ने नहीं पलट रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? हम असल में इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि चरित्र, कहानी के संघर्ष और आलोचनात्मक सोच का आविष्कार कैसे हुआ। लेकिन इस पूरी चर्चा में एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आज हमारे पास इस प्राचीन ज्ञान का जो भी हिस्सा है, वो उस विशाल साहित्य का केवल एक बहुत छोटा सा अंश है जो बच पाया है। ये बात सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि हम जो जानते हैं वो सिर्फ एक झलक भर है। तो चलिए इस घर की नींव से ही शुरुआत करते हैं। यानी 12वीं से 8वीं सदी ईसा पूर्व के बीच का समय। होमर और महाकाव्यों का युग। प्लेटो ने तो होमर को त्रासदियों का पहला शिक्षक और यूनानी संस्कृति का नेता तक कह दिया था। होमर का प्रभाव इतना गहरा है कि उसके बिना पश्चिमी साहित्य के मानक की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनके जो दो सबसे महान कार्य हैं, इलियड और ओडिसी। हाँ, इलियड तो ट्रोजन युद्ध के दौरान की कहानी है ना? बिल्कुल, जो मुख्य रूप से राजा अगामेमोन और महान योद्धा अकिलीस के बीच के टकराव पर केंद्रित है। लेकिन ये कोई छोटी कविता नहीं है। मतलब इसमें 15,000 से ज्यादा पंक्तियां हैं, 15,693 पंक्तियां, अगर हम सटीक बात करें तो। हाँ, और यहीं पर यह सवाल उठता है कि बिना लिखे कोई इसे कैसे याद रख सकता है? वही तो मैं सोच रही थी। उस समय वर्णमाला तो थी नहीं, लोग कहानियों को गाकर सुनाते थे। तो क्या उनके पास कोई जादुई दिमाग था? नहीं, यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक काम आती है। उन्होंने डैक्टिलिक हेक्सामीटर नाम के खास मीटर का इस्तेमाल किया। डैक्टिलिक हेक्सामीटर, ये तो सुनने में किसी भारी तकनीकी शब्द जैसा लग रहा है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसे एक तरह का लयबद्ध चीट कोड समझ सकते हैं। यह एक ऐसा रिदम है जो घोड़े के सर पर दौड़ने की आवाज जैसा लगता है, जैसे डम डिडिडम डम डिडिडम। अच्छा, हाँ, जब आप किसी कहानी को इस खास लय में पिरो देते हैं तो दिमाग के लिए उसे याद रखना बहुत आसान हो जाता है। ये प्राचीन गायकों के लिए एक टूल था जिससे वे बिना एक भी शब्द लिखे कहानी को आगे बढ़ाते थे। क्या बात है! मतलब ये उस जमाने का एक म्यूजिकल था। और इलियड के बाद आती है ओडिसी, जो ट्रॉय के पतन के बाद ओडिसियस की 10 साल लंबी घर वापसी की यात्रा है, जो कि एक बहुत ही कष्टदायक यात्रा थी। लेकिन ओडिसियस की पत्नी पेनेलोप की कहानी मुझे उससे भी ज्यादा दिलचस्प लगती है। वो घर पर कोई आराम से बैठकर स्वेटर नहीं बुन रही थी। हंसना तो नहीं चाहिए, पर बात एकदम सही है। उसे नेस्टरस यानी उन लालची सूटर्स का सामना करना पड़ रहा था जो हर दिन उसे शादी के लिए मजबूर कर रहे थे। बिल्कुल, पेनेलोप की कहानी मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत गहरी है। वो जीवित रहने की एक कूटनीतिक लड़ाई लड़ रही थी। अच्छा, इन दोनों महाकाव्यों के अलावा हमारे पास 33 अनाम होमरिक हाइम्स भी हैं, जो अलग अलग देवताओं को समर्पित हैं, राइट। हाँ, और एपिक साइकिल भी है जो ट्रोजन युद्ध से जुड़ी अन्य कविताओं का संग्रह है। एपिक साइकिल अगर हम आज के नजरिए से देखें तो क्या इलियड इतिहास की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और एपिक साइकिल उसके स्पिन ऑफ्स थे? मतलब जैसे आज हमारे पास सिनेमा यूनिवर्स होते हैं, मार्वल या डीसी, जहां एक मुख्य कहानी होती है और फिर बाकी किरदार अपनी अलग कहानियों में नजर आते हैं। अरे हाँ, ये तुलना 100% काम करती है। एपिक साइकिल निश्चित रूप से एक एक्सटेंडेड यूनिवर्स था जहां कहानियां एक दूसरे से जुड़ी थीं। बिल्कुल, लेकिन इन कहानियों को रचने वाले होमर के बारे में भी गजब की अफवाहें थीं। व्यंग्यकार ल्यूसियन ने अपनी किताब ट्रू हिस्ट्री में एक अजीब दावा किया था। हाँ, उन्होंने कहा था कि होमर असल में कोई यूनानी था ही नहीं। उनका कहना था कि होमर एक बेबीलोनियन था जिसका असली नाम टिग्रानिस था। और जब उसे बंधक या होस्टेज बनाया गया, तब उसने अपना नाम बदलकर होमर रख लिया।
ये तो बहुत ही अजीब बात है। ल्यूसियन का ये व्यंग्य ये बात तो साफ कर देता है कि होमर अपने आप में एक इंसान से ज्यादा एक मिथक बन चुके थे। लेकिन समाज हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हाँ, महाकाव्यों को आग के चारों ओर बैठकर सुनाने की मौखिक परंपरा अब पुरानी पड़ रही थी। शहर बड़े हो रहे थे, नागरिक जीवन जटिल हो रहा था। अब कहानियों को सिर्फ सुनने के बजाय मंच पर जीने और देखने की जरूरत महसूस होने लगी थी। और यहीं से कहानी के सफर में एक नया मोड़ आता है। मंच पर ड्रामा यानी यूनानी त्रासदी की शुरुआत। बिल्कुल, महाकाव्यों से मंच की ओर। और इस मंच को खड़ा करने वाले 3 सबसे बड़े यूनानी स्तंभ थे एस्किलस, सोफोक्लीज और यूरिपिडीज। सबसे पहले एस्किलस पर आते हैं, जो 523 से 456 ईसा पूर्व के समय में थे, जिन्हें त्रासदी का पिता भी कहा जाता है। अरस्तू के अनुसार एस्किलस ने मंच पर दूसरा अभिनेता, जिसे ड्यूटेरागोनिस्ट कहते हैं, उसे पेश किया था। लेकिन एक मिनट रुकिए, मंच पर सिर्फ एक और व्यक्ति को खड़ा कर देने से कोई इतिहास का सबसे महान नाटककार कैसे बन सकता है? ये तो बहुत बुनियादी सी बात लगती है। आज के समय में ये बुनियादी लग सकता है, लेकिन उस समय ये एक बहुत बड़ा आविष्कार था। जरा सोचिए, एस्किलस से पहले मंच पर क्या होता था? क्या होता था? सिर्फ एक ही अभिनेता होता था जो एक विशाल गायकों के समूह या कोरस से बात करता था। वो केवल लंबी लंबी घोषणाएं कर सकता था। अच्छा, तो दूसरे अभिनेता के आने से वे आपस में बात कर सकते थे? हाँ, बात कर सकते थे, बहस कर सकते थे, एक दूसरे से झूठ बोल सकते थे। दूसरे अभिनेता के आने से मंच पर पहली बार संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। और बिना संघर्ष के तो कोई कहानी होती ही नहीं है। एग्जैक्टली। एस्किलस ने असल में प्लॉट ट्विस्ट का आविष्कार किया था। उनके लिखे अनुमानित 70 से 90 नाटकों में से आज केवल 7 ही बचे हैं, जिनमें उनकी ओरेस्टिया ट्रिलॉजी भी शामिल है ना, जिसमें अगामेमनॉन, द लिबरेशन बेरर्स और यूमेनाइड्स है। हाँ, और ये एकमात्र प्राचीन यूनानी ट्रिलॉजी है जो आज भी सुरक्षित है। उनका एक नाटक द पर्शियंस भी है, जो समकालीन ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। फिर सोफोक्लीज आते हैं 497 से 406 ईसा पूर्व के बीच। उन्होंने इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए तीसरा अभिनेता यानी ट्रिटागोनिस्ट जोड़ दिया। और तीसरे अभिनेता के आते ही जटिलताएं और बढ़ गई। अब मंच पे प्रेम त्रिकोण हो सकते थे। सोफोक्लीज ने इंसानी रिश्तों की गुत्थियों को मंच पर उतारा। उनके 123 नाटकों में से केवल 7 बचे हैं, जिनमें मशहूर थीबन प्लेस शामिल हैं, जैसे ओडिपस द किंग, ओडिपस एट कोलोनस और एंटिगोन। और इन सब के बाद आते हैं यूरिपिडीज, जिन्हें सबसे दुखद कवि कहा जाता है। यूरिपिडीज की खासियत ये थी कि उन्होंने देवताओं की महिमा से ध्यान हटाकर इंसानों की कमजोरियों और उनके मनोविज्ञान पर फोकस किया। इनके 92 नाटकों में से 18 या 19 बचे हैं, जैसे मीडिया, द बैचा और द ट्रोजन वुमन। हेलेनिस्टिक युग तक आते आते यूरिपिडीज यूनानी साहित्यिक शिक्षा की मुख्य आधारशिला बन गए थे। ये तीनों ही दिग्गज हैं, लेकिन एस्किलस के बारे में एक तथ्य हमेशा चौंका देता है। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी कब्र पर उनके किसी भी नाटक का कोई जिक्र नहीं था। हाँ, कब्र के पत्थर पर सिर्फ इतना लिखा था कि वे एथेंस के नागरिक थे और मैराथन की लड़ाई में लड़े थे। ये तो ऐसा है जैसे विलियम शेक्सपियर की कब्र पर उनके नाटकों का नाम ही ना हो और सिर्फ ये लिखा हो कि वे लंदन के एक अच्छे नागरिक थे। ऐसा क्यों? ये आज की सेलिब्रिटी संस्कृति से बिल्कुल उलट है। प्राचीन यूनान में, विशेषकर एथेंस में, किसी भी व्यक्तिगत कलात्मक उपलब्धि से कहीं ऊपर नागरिक कर्तव्य या सिविक ड्यूटी हुआ करती थी। अच्छा, तो शहर की रक्षा करना सबसे बड़ी पहचान थी? बिल्कुल। एस्किलस के लिए एथेंस का सिपाही होना उनकी नाटकों की रचना से ज्यादा गर्व की बात थी। बहुत ही अलग नजरिया है। अब तक हमने देखा कि नाटककार त्रासदियों से जूझ रहे थे, लेकिन इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जो वास्तविक दुनिया की मानव उपलब्धियों का जश्न मना रहे थे। और यहाँ हम गीतात्मक कविता की बात करते हैं, जहाँ थीब्स के कवि पिंडर से हमारी मुलाकात होती है। पिंडर जो 522 से 443 ईसा पूर्व के समय के थे। पिंडर की कविताएं एक बिल्कुल अलग ही विधा हैं। अलेक्जेंड्रिया के विद्वानों ने उनके कार्यों को 17 खंडों में संकलित किया था। पिंडर सबसे ज्यादा मशहूर हुए अपने विक्ट्री ओड्स या एपिनिकिया के लिए। ये एथलीटों के सम्मान में लिखे जाते थे, जैसे ओलंपिक या पाइथियन गेम्स के लिए। आज हमारे पास उनके सिर्फ 4 ही विक्ट्री ओड्स बचे हैं। एथेनियस ने तो पिंडर को ग्रेट वोक्ड पिंडर कहा था। पिंडर एथलीट की जीत को सिर्फ शारीरिक उपलब्धि नहीं मानते थे, वे उसे देवताओं के आशीर्वाद के रूप में पेश करते थे। एक अमीर व्यक्ति जीतता है और पिंडर उसे सीधे देवताओं के समकक्ष खड़ा कर देते हैं। हाँ, और इन कविताओं को भव्य समारोहों में गाया जाता था, जिसके साथ कोरस नाचता था।
ये तो आज के किसी सुपर बोल हाफ टाइम शो या स्पोर्ट्स एंथम जैसा लगता है, लेकिन पिंडर के इन गानों की कोरियोग्राफी बहुत सख्त थी। राइट, बहुत ही जटिल थी। स्ट्रोफ में एक कोरस दाएं से बाएं गाते हुए चलेगा, एंटी स्ट्रोफ में बाएं से दाएं वापस आएगा। और इपोड में वे सभी एक वृत्त या गोले में घूमेंगे। ये सारे निर्देश बहुत थकाऊ नहीं थे? बिल्कुल थकाऊ थे, लेकिन पिंडर का रुतबा इतना बड़ा था कि देवताओं को भी उनसे शिकायतें होने लगी थीं। हाँ, वो पर्सेफोन वाली कहानी। पिंडर की मृत्यु से 10 दिन पहले देवी पर्सेफोन उनके सपने में आई और शिकायत की कि उनके लिए कोई कविता क्यों नहीं रची गई। और कुछ समय बाद ही आर्गोस के एक उत्सव में उनकी मृत्यु हो गई। ये तो ऐसा लगता है जैसे देवताओं को भी अपना पीआर और पब्लिसिटी चाहिए थी। अच्छा, क्या 17वीं सदी में अब्राहम काउली ने इर्रेगुलर ओड इसलिए बनाया क्योंकि वे पिंडर के गोल गोल घूमने वाले निर्देशों से थक गए थे? हाँ, आप कह सकती हैं। काउली को पिंडर की ऊर्जा तो चाहिए थी, लेकिन वो उन कोरस को नचाने वाले नियमों से आजाद होना चाहते थे। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे प्राचीन विचार समय के साथ टूटते और बदलते हैं। और विचारों के टूटने की बात हो तो पश्चिमी दर्शन के सबसे बड़े विघटनकारी इंसान का जिक्र होना ही चाहिए। होमर ने देवताओं की कहानियां गढ़ी, पिंडर ने गीत गाए। लेकिन क्या हो जब कोई पूछने लगे कि हम इन कहानियों पर विश्वास ही क्यों करते हैं? और यही एंट्री होती है सुकरात की, 470 से 399 ईसा पूर्व। सुकरात जो पश्चिमी दर्शन के संस्थापक और ज्ञान मीमांसा के जनक थे। ज्ञान मीमांसा यानी सरल शब्दों में ये अध्ययन करना कि हम किसी चीज को सच कैसे मान लेते हैं। बिल्कुल सही। सुकरात ने एथेंस के लोगों को लगातार सवाल पूछने पर मजबूर किया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी पहेली सुकराती समस्या है कि दुनिया को ज्ञान देने वाले इस इंसान ने खुद कभी एक भी शब्द नहीं लिखा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। सुकरात उस बेहद चतुर दोस्त की तरह लगते हैं जिसने कभी अपना सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बनाया, इसलिए हम उनके बारे में केवल दूसरों की टैग की गई तस्वीरों से ही जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सुकरात का मानना था कि लिखित शब्द ज्ञान का भ्रम पैदा करते हैं। जब आप लिख देते हैं तो याददाश्त कमजोर हो जाती है और एक किताब आपसे बहस नहीं कर सकती। एग्जैक्टली। सच्चा ज्ञान केवल जीवन संवाद से आ सकता है। तो फिर असली सुकरात कौन था? प्लेटो ने उन्हें प्लेटोनिक सुकरात के रूप में पेश किया, ज़ीनोफोन ने भी लिखा, और हास्य कवि एरिस्टोफेनीज ने अपने नाटक द क्लाउड्स में सुकरात का मजाक उड़ाया। उन्हें एक ऐसा इंसान बताया जो युवाओं को बिगाड़ता है। उन्होंने सुकरात का एक तरह से मीम बना दिया। विनम्बना देखिए, जिसने पूरी दुनिया को सवाल उठाना सिखाया, उसी को समझने के लिए हमें दूसरों के शब्दों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। अब यूनान ने जो ये बौद्धिक दुनिया खड़ी की, रोमन साम्राज्य ने उसे कैसे इस्तेमाल किया, ये देखना दिलचस्प है। रोमनों ने इन विचारों का रीमेक किया अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए। इसमें 2 नाम सबसे प्रमुख हैं, वर्जिल और ओविड। वर्जिल ऑगस्टिन काल के कवि थे। उन्होंने द एनीड लिखी, जो 9896 पंक्तियों का महाकाव्य है। इसमें ट्रोजन पात्र एनिस को रोमनों का पूर्वज बताया गया। वर्जिल ने रोम को एक महान इतिहास दिया। ये साबित किया कि रोम का उदय देवताओं की योजना है। वर्जिल इतने शर्मीले थे कि लोग उन्हें पार्थेनियास या मेडन बुलाते थे। अगर मैं तुलना करूं तो वर्जिल एक कंपनी मैन थे जो सरकार के लिए डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। और दूसरी तरफ ओविड थे जो रोम के बागी थे। ओविड वो रियलिटी टीवी स्टार थे जो प्यार और धोखे का सेंसेशनल शो बना रहे थे। उन्होंने तो एमोरेस में वर्जिल की पैरोडी भी कर दी थी। और इसी की उन्हें कीमत चुकानी पड़ी। सम्राट ऑगस्टस ने ओविड को टोमस नाम के ठंडे द्वीप पर निर्वासित कर दिया, जहां उन्होंने ट्रिस्टिया यानी दुख नाम की कविताएं लिखी। पर उनकी सबसे महान रचना मेटामॉर्फोसिस है। 15 किताबें और 200 से अधिक कहानियां जो पुनर्जागरण काल के लिए मिथकों का सबसे बड़ा स्रोत बनी। लूकन ने भी बाद में द बेलम सिविले नाम का एंटी वर्जिलियन महाकाव्य लिखा। वर्जिल ने स्थिर साम्राज्य का सपना दिखाया, जबकि ओविड ने बताया कि सब कुछ बदलता है सिवाय इंसानी भावनाओं के। ये वाकई एक अद्भुत सफर रहा है, होमर के युद्ध के मैदानों से लेकर यूनानी मंचों की त्रासदी तक, पिंडर के खेल के मैदानों से सुकरात के सवालों तक, और वर्जिल और ओविड के साथ रोमन साम्राज्य की शान और बगावत तक। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हम आज भी ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात, एस्किलस के 90 में से सिर्फ 7 नाटक बचे हैं, यूरोपीडीज के 92 में से 18 और सुकरात के तो 0 शब्द। ये एक बहुत ही बेचैन करने वाला विचार है। जरा सोचिए, पश्चिमी साहित्य का कोई ऐसा महानतम विचार हो सकता है
जो उन खोए हुए पन्नों में हमेशा के लिए दफन हो गया हो। और शायद आज हमारी दुनिया का नजरिया ही अलग होता। तो आज हमारे आसपास ऐसे कौन से विचार आकार ले रहे हैं जिनके असली रचयिता शायद इतिहास में कभी दर्ज ही ना हो? इन सवालों के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। खोजते रहिए और सवाल पूछते रहिए।